कानपुर में कानपुरी क्रांतिकारियों के बारे में बोलना, ये तो पहले ही हमें नर्वस कर चुका है। जो बातें लोग जान रहे हैं उसको बोलकर वक्त नुकसान करना लोगों का, ये हो नहीं सकता। और नई बात ढूंढने की मेहनत नहीं कर सका, तो क्या किया जाए इसमें शोध तो बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हजरत मोहानी के कई पहलू पर, उनके पब्लिक लाइफ के कई पहलू पर कुछ स्पेशलिस्ट रिसर्च एसेज आए हैं, छपे हैं। तो उन्हीं सब से कुछ निकाल कर यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। 2016 में एक किताब आई थी जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग जेल गए और जेलों में कैद की ज़िंदगी का तजर्बा जो लोग लिखे, उससे मुताल्लिक एक किताब लिखी थी प्रोफेसर मुशीरुल हसन, प्रिजनर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो मेरा ध्यान गया कि उस किताब में हजरत मोहानी के बारे में कुछ बात होगी, तो उसको देखा जाए। क्योंकि हजरत मोहानी पर 1991 में शायद कहकशां नाम की एक टेली सीरियल बनाई गई थी, अली सरदार जाफरी ने बनाई थी, और उसमें कुछ शायरों की ज़िंदगी पर एक एपिसोड एक शायर पर वक्फ था। तो हजरत मोहानी पर भी एक एपिसोड वक्फ था, और उसमें जेल में चक्की उनको पीसना पड़ा था, क्योंकि वो पहले पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनको पॉलिटिकल नहीं ट्रीट किया गया था, उनको क्रिमिनल ट्रीट किया गया था जेल के अंदर। तो इसलिए उनको कैद जो है वो कैद बामुशक्कत दी गई थी, इसलिए काफ़ी अनाज उनको दिया जाता था पीसने के लिए जेल के अंदर। तो कहा जाता है कि चक्की की मुशक्कत उनको करनी पड़ी थी। तो मुशीरुल हसन की किताब 2016 वाली किताब को जब पलटा, तो उसमें जहाँ पर फजलुल हसन हजरत मोहानी का चैप्टर शुरू होता है, तो इनकी शख्सियत को बयान करने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, दिलचस्प है अल्फाज। एक है अंग्रेजी लफ्ज मैवरिक, आवारा, दूसरा गैड फ्लाई। अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपोजिशन को गैड फ्लाई कहते हैं। गैड फ्लाई घुड़मक्खी कहते हैं, घोड़े के जिसमें जो मक्खी लग जाती है, या और दूसरे उस तरह के चौपाए जानवर हैं। तो उनको मैवरिक और गैड फ्लाई कहा गया। गैड फ्लाई इन द सेंस, और मैवरिक इसलिए कि ये इनके यहाँ पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो किसी भी वक्त बगावत कर दे सकते थे, जहाँ थे वहीं उन्हीं के खिलाफ, और यही उनकी खास बात थी। आमतौर से उनकी शायरी के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, और उनकी शायरी में भी एक ख़ास बात यह है कि उर्दू शायरी, ख़ासतौर से गज़लिया शायरी के बारे में यह है कि दो प्रोमिनेंट स्कूल हैं, एक लखनऊ स्कूल और एक दिल्ली स्कूल। तो हजरत मोहानी के यहाँ ये दोनों बहुत सीमलेसली, बिना किसी रुकावट के जुड़ जाती हैं, और उन्होंने इनकलाबी शायरी भी नहायत मियारी अदब के साथ की है, और उसमें उन्होंने मार्क्सिज्म यानी गॉडलेस मार्क्सिज्म और कुरान और गीता सबसे वो इंस्पिरेशन ली है, और इन सब को इतना आसानी से वो इन सब को एक साथ जोड़ते हैं। अदरवाइज एक कंसेप्शन है, पॉपुलर कंसेप्शन, कि ये सब अलग अलग चीज़ें जो मिलाई नहीं जा सकती, लेकिन उनके यहाँ बहुत सीमलेसली ये मिल जाती हैं। तो और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे अमंग मुस्लिम, तो शायद अकेले होंगे, ओवरऑल बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, जो प्रो तिलक के फॉलोअर्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माने जाते थे। और तिलक की जब मौत हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की 1920 में,
तो उन्होंने एक नज्म लिखी थी, ओबिचुअरी किस्म की नज्म। तो उस पे एक लाइन था जो बहुत मशहूर हो गया था, हूरों पे करेंगे राज तिलक। उन्होंने बहुत खूबसूरती से राज और तिलक दूसरे माने में यहाँ पर है इस्तेमाल, लेकिन एक जगह उन्होंने मिला दिया, हूरों पे करेंगे राज तिलक। और इनके जो वर्सेटिलिटी है उसको लेकर शिबली एक उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम आदमी हो या जिन हो, पहले शायर थे तो उतना अच्छा शायर दूसरा नहीं हुआ, पॉलिटिशियन बने तो नहायत ही आउटस्टैंडिंग, और जब तुमने स्वदेशी आंदोलन के लिए स्वदेशी स्टोर बनाया तो तुम बनियों को भी मात दे रहे हो, कोई बनिया तुम जैसे तुम्हारे इसका नहीं है मेयार का। और ये बात शिबली कह रहे थे, सॉरी, गांधी जी से जब बात हो रही थी, जब 1920 के आसपास जब हमारा नेशनल मूवमेंट मैसिफाई हो गया, काफ़ी मास कैरेक्टर अटेन कर लिया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो जब गांधी जी से बात ये हो रही थी, काफ़ी इख्तलाफात ये कर रहे थे हजरत मोहानी, तो गांधी जी ने लिखा कि हजरत मोहानी से गुफ्तगू कर लेने के बाद चैन से सो नहीं पाता, इतने सवाल खड़े कर देता है कि उसी में उलझा रहता हूं, उसी से उन सवालों से ही बहस करते रहना पड़ता है। जब इनको 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का सेशन हुआ और वहां इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये डोमिनियन स्टेटस और विद इन कॉमनवेल्थ और ये सब, ये नीम आज़ादी जो है, आधी आज़ादी जो है, आधी अधूरी, ये सही नहीं है, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, मुकम्मल आज़ादी चाहिए। और कांग्रेस इसको अपना द एजेंडा बना, सेंट्रल एजेंडा, मुकम्मल आज़ादी को। तो इस पर होम डिपार्टमेंट ने जो होम पॉलिटिकल फाइल नेशनल आर्काइव्स में जो रखी है, तो इनके बारे में जो रिपोर्ट किया अंग्रेज अधिकारियों ने, वो बहुत खतरनाक कही है। इसने जिस तरह का स्पीच दिया है और इसकी जो विचारधारा है, ये बहुत खतरनाक बनेगा और सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। वो काफ़ी तवील नोट है, तफसीली नोट है, इसलिए कि उन्होंने उस स्पीच में पूर्ण स्वराज के लिए, उसको हासिल करने के लिए ये भी कहा था कि देखो पुलिस और आर्मी ये सब नॉन कोऑपरेशन करे, सब बाइकआउट करें, यानी फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करके, विदेशी सामानों का बाइकआउट करके, ब्रिटिश राज का जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, जो वित्तीय बुनियाद है, उसको हिला दो, और जो शासन खड़ा किया हुआ है इसने पुलिस और आर्मी से, तो इनका भी पूर्ण असहयोग होगा, तभी ये साम्राज्य गिरेगा। तो उसके भी बाइकआउट करने की बात की थी। इनको कोऑपरेशन इनकी फैमिली से मिल रहा था, इनके क्रांतिकारी विचार को। इनकी बीवी शायद इनसे ज़्यादा क्रांतिकारी थी, निशातुन्निसा। आमतौर से बेगम हसरत मोहानी लोग कह देते हैं, उनका नाम छुपा देते हैं, तो ये जेंडर जस्टिस के पर्सपेक्टिव से नाइंसाफ़ी है, उनका नाम छुपना नहीं चाहिए। निशातुन्निसा नाम था उनका, और उनके जो लेटर्स हैं हसरत मोहानी के नाम उर्दू में, बहुत अच्छी उर्दू है और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल, बहुत क्लियर सेंटेंसेस हैं। तो वो इसलिए उर्दू सीखने के लिए भी, उर्दू क्या वो पढ़ने पर वो उर्दू है या हिंदी ये नहीं कह सकते, बहुत आसान उर्दू है, तो वो टेक्स्ट पढ़ी जानी चाहिए। इनकी बेटी नईमा थी, वो भी उसी तरह की क्रांतिकारी थी, और उसमें पूरा वो उत्साहवर्धन जिसको कहते हैं हिंदी में, वो उनकी पूरी हौसला अफजाई की जाती थी कि घबराना नहीं है, कैसी भी कैद हो, जो भी हो। और ये खुतूत में भी इन्होंने लिखा, ये हज करने गए तो बाकी आदमी वहाँ कैसे नहीं बगावत करता, हज करके आए तो बोले कि ये जो सऊद फैमिली है, ये इसका राजतंत्र चलना नहीं चाहिए, हिजाज जो है इलाका, उसको अलग रिपब्लिक बनाया जाना चाहिए, और वो रिपब्लिक रहे। ये 1924 वगैरह के आसपास 11-12 हज किए थे, एक बार पैदल ऑनलाइन जाके हज किए, पूरा सफ़र। मतलब अजीब तरह के, इनको मतलब प्यार से यूँ कहिए कि ये बावले थे ये तो इन्होंने हिजाज को ही रिपब्लिक बनाने की बात की, और ये भी कहा
कि चूंकि यहाँ इंटरनेशनली पूरे ग्लोब से लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी आस्था के कारण, तो ये जो लोगों का इकट्ठा होना है इसको अपॉर्चुनिटी में बदलो और इससे इनकलाब लाओ। पूरी दुनिया में जहां भी ना बराबरी है, जहां भी ना इंसाफी है, वहां बराबरी और इंसाफ के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए इस जगह का इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। 1925 में अपने ही शहर यहीं कानपुर में जब सीपीआई का फाउंडेशन होना था, तो वहाँ उसमें भी रिसेप्शन कमेटी को चेयर करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, कुछ लोग कंटेंट करते हैं कि फॉर्मली वो सीपीआई के कभी मेंबर रहे या नहीं रहे, हालांकि बात तो आती है कि उन्हें एक्सपेल भी किया गया था, तो पार्टी में थे तभी तो एक्सपेल किए गए होंगे। तो रिसेप्शन कमेटी के वो चेयर कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी तो कहा था कि कम्युनिज्म जो है वो फाइनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है। और वो कम्युनिज्म की उनकी समझ कुछ अलग सी थी, कि जिसमें उनकी कम्युनिज्म में कुरान और गीता उतना ही हिस्सा रख रहा था। तो उसमें वो बहुत तरह की चीज़ें बात करते थे कि इस्लाम, सोशलिज्म, इंडिपेंडेंस, इससे ISI नहीं देख कर लीजिएगा एक्रोनी, तो इस्लाम, सोशलिज्म, इंडिपेंडेंस, इन सब की बातें वो उसी में ढूंढ रहे थे, इन सारे टेक्स्ट में। और उनसे पूछा गया कि भाई आपका मसलक क्या है, आप किस पंथ, मसलक को पंथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। बोले मैं तो दरवेशी हूँ, इनकलाबी हूँ, सूफी मोमिन हूँ, इश्तराकी मुस्लिम हूँ। इश्तराकियत कम्युनिज्म को कहते हैं, तो इश्तराकी मुस्लिम हूँ। तो और वो मस्जिद और मंदिर को ये समझते थे कि यहाँ से ही फिलोसॉफिकल नॉलेज का पूरा रे निकलता है, उसकी किरणें निकलती हैं, और इसलिए हम फिलोसॉफिकल नॉलेज इन जगहों से हम हासिल कर सकते हैं। वो इस तरह से मस्जिदों और मंदिरों को वो इस प्रकार भी देख रहे थे। वो केवल एक फॉर्मल वर्शिप या किसी भी तरह के प्रेयर के प्लेस के तौर पर सिर्फ नहीं देख रहे थे। सभी जानते हैं कि वो कृष्ण के उपासक थे और हजरत श्री कृष्ण कहना पसंद करते थे। तो इस पे एक CM नईम साहब एक स्कॉलर थे, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने एक मजमून, बहुत दिलचस्प मजमून लिखा है, द मौलाना हू लव्ड कृष्णा। अभी 11 साल पहले वो, और अच्छा जब भी हज करने जाते थे और वापस आते थे तो वो मथुरा चले जाते थे कृष्णोत्सव मनाने, वहाँ फिर वक्त गुजारते थे। बांसा शरीफ में भी जाते थे, वहाँ भी वो डिवोटी थे। तो ये सब तो उनका एक उनके पब्लिक लाइफ का ये है। ज़्यादा इम्फेसिस यहाँ पर आप लोगों से इस पे देना चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो हुआ था 1946 से 1949 के बीच, उसमें उनका क्या इंटरवेंशन था, इस पहलू को निस्बतन कम लोग जानते हैं। हालांकि फिल्म इस पर भी बन चुकी है, वो संविधान फिल्म है 8 पार्ट में, तो उसमें इनके इंटरवेंशन को भी दिखाया है, लेकिन वो तफसील में नहीं है। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो हम क्रोनोलॉजिकली बताएं कि वो जो 3 साल का एक्सरसाइज था उसमें किस डेट में कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन किया। और हमने शुरू में ही अर्ज किया था कि वो आदमी बागी थे, तो वहाँ इंटरवेंशन भी उनका बिल्कुल अलग तरह का था। वो सबसे अलग किस्म का इंटरवेंशन दे रहे थे। तो ये इसीलिए कहा जाता है इनको कि he was the biggest dissenter within the constituent assembly। तो वो मुस्लिम लीग कोटा पर गए थे। मुस्लिम लीग की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो थ्रू आउट वो प्रो इंपीरियलिस्ट रहे, लेकिन ये खुद गरम दल में एंटी इंपीरियलिस्ट कंसिस्टेंट थी। कभी भी कहीं इंस्टेंस नहीं मिलेगा इनको प्रो इंपीरियलिस्ट होने का, वरना इतनी मतलब कैदे बा मुशक्कत इनको क्यों दी जाती है। तो ये मुस्लिम लीग
के कोटा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे, 73 मेंबर मुस्लिम लीग से गए थे, जिसमें से 28 लोग ही, 73 में से सिर्फ 28 लोग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में शामिल हुए थे। एक ये भी थे, हसरत मोहनी। अब इन्होंने ये 15 जुलाई 1947 के बाद से उसमें शिरकत किए थे। अदरवाइज नवंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट शुरू हो गई थी। अब इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो हमारा रिपब्लिक होगा वो सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया है वो बहुत ही रिलक्टेंटली ये बात कह रहा है, और ये मुकम्मल आज़ादी वाले लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए हमें कोई अधूरी आज़ादी नहीं मिली है, तो हमें सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको डिक्लेयर करना चाहिए, आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। इस पर उनको ये 22 जुलाई को इन्होंने कहा है, 22 जुलाई 1947 को। फिर 28 अगस्त 1947 को वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के टर्म्स में बात ना करें, और इस पर अंबेडकर से उनका पूरा इख्तलाफ हुआ था कि नहीं, मुस्लिम इज नॉट अ माइनॉरिटी, इनफैक्ट आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और हिंदू और मुस्लिम इस तरह से बात ही नहीं कीजिए, हम रिपब्लिक हो रहे हैं, रिपब्लिक में सिटीजन होता है और सिटीजन सब इक्वल होता है, उसका मजहब प्राइवेट फेथ हो सकता है प्राइवेट में, उसका जाती अकीदा हो सकता है, लेकिन सिटीजन सिर्फ सिटीजन होता है और रिपब्लिक के पास सिर्फ सिटीजन होता है। तो वो इसके खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन रॉन्ग है। और कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी कोई भी धार्मिक समुदाय नहीं बनाए, इसके प्रावधान की भी मांग की। इस तरह की सभी मांगे रखने वाला ये अकेला आदमी था। तो उसी तरह से ये 4 जनवरी 1949 को ये बात कह रहे हैं, उसी के अंदर संविधान सभा के अंदर कह रहे हैं कोई भी भाषा या कोई भी लिपि जबरदस्ती सरकार नहीं थोपेगी। हर समुदाय का अपना, वो उसकी अपनी भाषा है, अपना लिपि है, या वो कोई और लिपि अपना है, ये सब स्वतंत्रता होगी किसी भी समूह की या किसी भी फर्द की, वो आज़ादी होगी, सरकार इम्पोज नहीं करेगी। ये बात 8 दिसंबर 1948 को उन्होंने वहाँ की बहस में कहा। अच्छा, वो जज्बाती आदमी थे, वो बोल गए। बाद में उनको अध्यक्ष ने ये बताया कि देखिए, इस वक्त भाषा और लिपि की बहस नहीं हो रही है, किसी दूसरे विषय पर हो रही है। तो खैर उसमें स्कूल कॉलेज के दाखिले में क्या होना चाहिए उस पर बहस हो रही थी। अब उसके बाद ये हुआ 12 सितंबर 1949 को, जब एक्चुअली भाषा वगैरह की बहस होनी थी, उस दिन किसी वजह से ये एब्सेंट हो गए, बीमार हुए होंगे या जो भी। 26 मई 1949 को संविधान सभा बहस के अंदर उन्होंने कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बनाने के खिलाफ जो उसकी मुखालफत की बात की थी उन्होंने। ये 2 सितंबर 1949 था जब इन्होंने स्कूल एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि देखिए, इन्होंने ये कहा था कि भारत का विभाजन जो है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश साजिश है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम बैठे हुए हैं वो ब्रिटिश के दिए हुए कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो मेंबर चुने गए हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज पर, उन्हीं से ये संविधान सभा में बहस चल रही है, वही सदस्य सुन के आए हैं, वही कर रहे हैं, इसलिए ये होना नहीं चाहिए, इसको भंग कीजिए और पूर्ण वयस्क मताधिकार से पूरी तरह से अलग तरीके से चुन के लाइए, और उसकी बहस से जो संविधान बनेगा वही सच्चा संविधान हमारा होगा, वरना ये तो हम अंग्रेजों के दिए हुए 1935 का जो कानून है हम उसी को अपने संविधान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उनके दिए हुए में कुछ डाल रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से ये नहीं है। दूसरा उनका ये था कि केंद्र मजबूत नहीं हो, राज्यों को ज्यादा शक्ति हो, और जो इमरजेंसी पावर केंद्र ले रहा है राष्ट्रपति शासन वगैरह स्थापित करने का या कुछ भी, बोले ये एक फाशिज्म है,
ये होना नहीं